So, hello everyone, myself आकांक्षा सिंह, बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेम स्टूडेंट। आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि कैसे एट स्टार्टिंग डे फर्स्ट से और फाइनल रिजल्ट तक मेरा जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम का जो भी एक्सपीरियंस रहा उसको मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ना ही बहुत अच्छा था ना ही बहुत बुरा था, बट हाँ, वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो सेम कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने गलतियां की और क्या कुछ मिस्टेक थे जो मेरे अच्छे ग्रेड नहीं आ पाए उतने जितने चाहिए थे, बट हाँ फिर भी जो भी है एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे हमारा अभी बहुत सेमेस्टर है जिसमें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो खैर, मैं तो अपनी कहानी में चली गई। मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे फ़र्स्ट सेमेस्टर का मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में गई तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो जस्ट लाइक मुझे थोड़ी सी 12th से रिलेटेड लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंपटीशन के लिए भी पढ़ते हैं और हमारे 12th में भी हम कहीं ना कहीं 11th में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करके एक यूनिट है जिसको हम पढ़ते हैं, जो हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में एक बहुत ही बेसिक यूनिट का काम करता है। और मेरे लिए भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी उतनी टफ नहीं थी, बट हाँ ये है इन नर्सिंग आपको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे थोड़ा जैसे वीनस सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, ये सब आपको थोड़ा नया लगेगा। कुछ चीज़ें नहीं आएंगी जो आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फील होगा, मुझे भी होता था। बट हाँ ये है कि फिर भी एक बार को सब्जेक्ट ऐसा लगता था कि हाँ पता है, कभी ना कभी सुना है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा था सोशियो एंड साइको, जो हमारे लिए बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट था। सोशियोलॉजी मैंने 10th क्लास में लास्ट टाइम पढ़ा था, समथिंग लाइक दैट, बट उससे थोड़ा डिफरेंट था। सोशियोलॉजी नॉट लाइक दैट, यहाँ पूरा पेशेंट के अकॉर्डिंग था। बट सोशियोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। उसमें सिर्फ हम अगर हेडिंग्स और डिफिनीशंस वगैरह भी याद कर लें, हम अगर उसे अच्छे से क्लास को अटेंड कर लें, या अगर हम अंडरस्टैंड कर लें चैप्टर को, तो हम खुद से भी उसको एलिब्रेट करके लिख सकते हैं। सोशियोलॉजी इतना कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। आते हैं साइकोलॉजी पर। साइकोलॉजी भी हमारा रहता है सोशियो के साथ ही, और साइकोलॉजी भी हमें तो खैर, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट। साइकोलॉजी मुझे बहुत पसंद है और इवन अभी भी और हमेशा पसंद रहेगा। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा साइकोलॉजी पढ़ने में। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं जब स्टार्टिंग में साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की, मुझे बहुत बोरिंग लगता था। एक तो पहली बार मैंने अपने लाइफ उसको डील किया, और कभी मैंने साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट आया नहीं मेरा कभी, तो कंपटीशन वगैरह में उतना साइकोलॉजी कभी नहीं आया, तो मैं कंपटीशन के लिए भी नहीं पढ़ी थी उसे। जस्ट ये मेरा फर्स्ट टाइम था साइकोलॉजी। पहले तो मुझे बहुत बोरिंग लगा, मुझे ऐसा लगता था साइकोलॉजी ऐसा है जो मुझसे नहीं होगा। बट लास्ट सेमेस्टर, लास्ट मंथ में पहुँचते पहुँचते 6 महीने बीते बीते साइकोलॉजी मेरी कब फेवरेट हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद हो गई। अब मन करता है कि फिर से पढ़ लूँ एक बार। फिर साइकोलॉजी सोशियो हो गया, और फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा 2 इंटरनल भी होता है। एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो हमारा इंटरनल ही होता है, और नर्सिंग फाउंडेशन जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है वो भी हमारा इंटरनल होता है। उसका मेन एग्ज़ाम हमारा सेकंड सेमेस्टर में होता है, जो मेरा अब चल रहा है। तो उसका सेकंड सेमेस्टर में आपको करना है, बट हाँ आपको इंटरनल के लिए उसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी नर्सिंग का फाउंडेशन है। और वो भी सेम साइको सोशियो जैसा ही है, बट उसमें कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट ये सब रहते हैं, बट उसकी हम बात सेकंड सेमेस्टर के वीडियो में करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड सोशियो साइको, क्योंकि यही हमारे एक्सटर्नल सब्जेक्ट थे। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मेरे इंटरनल्स पेपर तो बहुत अच्छे जाते थे। मेरे 30 से अबव ही मेरे रहते थे, कभी भी इससे नीचे नहीं रहते थे। 37 में से 30 एनाटॉमी फिजियोलॉजी सोशियो साइको। तो ये तो हो गया कि मेरे इंटरनल मार्क्स कैसे आते थे। फिर सबका सबसे बड़ा डाउट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि मेरा भी बहुत बड़ा डाउट था। 2 महीने तो मुझे यही नहीं समझ आया कि मैं कौन सी बुक प्रेफर करूं। मेरे साथ हुआ था, आई थिंक सबके साथ मोस्टली ये होता ही होगा, क्योंकि हमारे लिए डिग्री नई होती है, हमारे लिए सिलेबस नया होता है, सेमेस्टर नया होता है, तो हमें उतना आइडिया नहीं होता है कि हम कैसे प्रेफर करें, कौन सी बुक प्रेफर करें। कोई कहता है ये अच्छी है, कोई कहता है वो अच्छी है। और मैंने एनॉफ फिजियो के लिए अपनी पर्सनल नोट्स बनाई थी,
कुछ तो मैंने यूट्यूब से पढ़े थे और कुछ मैंने रॉसन विल्सन नाम की एक बुक थी, मैंने उसको प्रेफर किया था कुछ टॉपिक्स के लिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी थी और ईज़िली अंडरस्टैंड आप कर सकते हो ऐसी थी। और सोशियो साइको के लिए सेम मैंने एक आर शिवानी की बुक थी, जो कि बहुत ही अच्छी बुक थी। मैंने सोशियो साइको दोनों में वही प्रेफर की थी। हमारे जो कॉलेज में सर प्रोफेसर वो भी उसी को प्रेफर करते थे और मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी। साइकोलॉजी मैंने उसी से पढ़ा था और मेरे अच्छे मार्क्स भी काफ़ी आए। और साइकोलॉजी में बहुत ही अच्छे से पूरा कंटेंट दिया हुआ है फ्लो चार्ट्स में, और डिफिनीशंस उसकी मतलब लैंग्वेज काफ़ी इजी है, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। तो सोशियो साइको के लिए तो आर शिवानी बेस्ट है। और एक बुक और है मेरे पास जो मुझे कॉलेज से मिली थी, सोशियो साइको की, पी प्रकाश की बुक है ये। काफ़ी अच्छा इसमें भी दिया था, कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से दिए थे। आर शिवानी में कुछ टॉपिक मिसिंग रहते थे या अगर नहीं अच्छे से दिए रहते थे तो इस बुक को मैं प्रेफर कर लेती थी, मुझे कॉलेज से मिली हुई थी। और एना फिजियो के लिए BD चौरसिया की ये बुक, इसमें फिगर बहुत अच्छे से दिए थे। मैं कुछ चैप्टर्स के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए डिटेल स्टडी करनी है तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, बस इसके ये साइड इफ़ेक्ट है कि इस बुक की थोड़ा सा आपको लैंग्वेज टफ लग सकती है, तो मैं नहीं कहूँगी इसको प्रेफर करने को, बट हाँ ये बुक भी अच्छी थी, मैंने इसको प्रेफर किया था। फिर आते हैं कि मेरा एक्सटर्नल पेपर कैसा गया। एक्सटर्नल पेपर मैंने टीचर से, सीनियर से, काफ़ी लोग से पता किया, यूट्यूब पे है ना, सब लेते हैं गाइडेंस कि कैसा आता है पेपर। सब ने कहा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, और सब ने मतलब सबका एक अपना अपना आइडिया था कि हाँ ऐसा पेपर आता है, ऐसा पेपर आता है। बहुत लोगों ने कहा कि आप 5, 10, 6 ईयर के PYQ अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप पेपर कर ले जाएंगे। तो मैंने पहले तो सबसे कुछ नॉलेज गैदर किया कि हाँ कैसे कैसे पेपर आता है सब कुछ। उसके बाद फिर हमने स्टडी भी उसी के अकॉर्डिंग की, हमने PYQ सॉल्व किया, हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए, क्लास के जो नोट्स थे हमने उसको पढ़ा, हमने अपनी जो हमने अभी बताया कि बुक उनको पढ़ा, और फिर पेपर आया हमारा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर सच बताऊं तो सबके लिए, मेरे क्लासमेट भी सब कह रहे थे और मुझे भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगा। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर थोड़ा पेपर टफ था, और कह सकते हैं कि जिस टॉपिक पर मेरा बहुत फोकस नहीं गया था, सबका बहुत फोकस नहीं गया था, जिस टॉपिक को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं कि हाँ ये कहाँ ही आएगा, वो टॉपिक से क्वेश्चंस बने थे, और यही सबसे मेजर प्रॉब्लम हुई थी हमारे एक्सटर्नल एग्ज़ाम में। बट इससे मुझे यही पता चलता है कि हाँ इम्पॉर्टेंट पढ़ो, PYQ लगाओ, सब करो आप, बट हाँ आप किसी भी टॉपिक को ऐसा मत सोचो कि ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो क्यों ही आएगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे आप सोचोगे नहीं इम्पॉर्टेंट है वो भी आ सकता है। इसीलिए हमेशा डिटेल स्टडी करिए, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि हाँ आपको उसके बारे में ना पता हो, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ पता नहीं होता है, कहीं से भी आ जाता है, जहाँ से आपको नहीं भी उम्मीद होगी वहाँ से भी आ जाएगी। मेरा खुद का यही एक्सपीरियंस रहा। एना फिजियो दोनों में, मेरे फिजियोलॉजी में हम पूरे दिन पढ़ते पढ़ते रह गए, ये यूनिट पढ़ लें, वो यूनिट पढ़ लें, और सीरियसली 2-3 यूनिट से पूरा का पूरा हमारा AVMU का पेपर आया था। मतलब पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, तो आपको डिटेल स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लिया फिर हमारा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बहुत ही डिटेल स्टडी करनी होती है, हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना होता है। कोई भी, और स्पेशली INC के अकॉर्डिंग सिलेबस, उसको तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, उसको तो आप पूरा मतलब वो जो सिलेबस के टॉपिक्स। फिर आते हैं हमारे कि कैसा गया हमारा एना फिजियो का पेपर। फिर पहले तो कुछ देर मुझे थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम करने में टाइम लग गया, क्योंकि पेपर कुछ ऐसा नहीं आया था कि हाँ कुछ बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस आए हों, सारे क्वेश्चंस बहुत नए आए थे, कुछ PYQ से मैच नहीं था, कुछ इम्पॉर्टेंट से मैच नहीं था। फिर कुछ देर मैंने मन में अपने माइंड में क्वेश्चन को फ्रेम किया, मुझे लगा कुछ देर तो मैंने सोचा अब क्या करूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जब अनएक्सपेक्टेड आ जाता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। बट फिर भी मैंने पेपर स्टार्ट किया, क्योंकि 3 ही घंटे में हमें 2 पेपर करना होता है, और जो मेरी सबसे बड़ी गलती हुई फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट पेपर में, कि मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाई थी, नहीं तो मेरा रिज़ल्ट और अच्छा आता। मेरे टाइम फिजियोलॉजी के पेपर में मैं 30 मिनट में पूरा पेपर की थी, और बहुत ही
गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा पहला पेपर का ही। एनाटॉमी मेरी बहुत अच्छी गई, डायग्राम में मैंने इतना टाइम लगा दिया कि फिजियोलॉजी के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो पहला पेपर ही मेरा ऐसा गया कि मैं बहुत स्ट्रेस हो गया मुझे, और मैं घर पे आई, मैंने फिर बताया सबको, फ्रेंड से भी शेयर किया कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। फिजियो मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया था सीरियसली, बस हेडिंग डाल रहे थे बट मेरे पास टाइम नहीं बचा था। तो मेरी सबसे जो बड़ी मिस्टेक थी, पूरे सेमेस्टर का छोड़िए, मेरा जो मेन एग्ज़ाम था उसमें मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई। तो 2 पेपर आपको 3 घंटे में करने होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। कितना भी पढ़ोगे आप साल भर, कितने भी बुक प्रेफर कर लो, कितनी भी नॉलेज गैदर कर लो, इवन जब तक आप 3 घंटे में आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर लेते हो, सारा पढ़ना आपका बेकार है। तो सबसे पहला मेन जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ 3 घंटे के अंदर, एना फिजियो दोनों को इम्पोर्टेंस देते हुए। जो गलती मैंने की थी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो ऐसा सोचते हैं कि हाँ एनाटॉमी कर लें, फिजियोलॉजी, ऐसा नहीं करना है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बट फिर भी मैं फिर दूसरा पेपर हमारा सोशियो साइको का था। तो जो गलती मैंने पहले पेपर के दिन की थी, उसको मैं सबसे ज़्यादा ध्यान में रखी कि आज कुछ भी हो जाए, कुछ भी लिखूँगी लेकिन मैं टाइम अपना मैनेज करते चलूँगी। तो वो मैंने स्टार्टिंग में ही सोच लिया था कि आज टाइम तो मुझे मैनेज करना ही करना है, कल के पेपर की तरह मुझे हैक्टिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। फिर मैंने दूसरे पेपर में सिर्फ अपना मेन फोकस तो यही रखा, क्या लिख रही हूँ डज़न्ट मैटर, मतलब रिलेटेड कंटेंट ही लिखा। बट हाँ, सोशल साइको के पेपर भी ठीक ठाक आए थे, मैं उसे बेकार नहीं कहूँगी। हमारा सोशल साइको का पेपर अकॉर्डिंग टू PYQ, अकॉर्डिंग टू जैसा हमारे टीचर्स ने बताया था कि हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसी के अकॉर्डिंग आया था। सोशल साइको ईजी था अकॉर्डिंग टू एन फिजियो। तो सोशल साइको का पेपर मुझे ईजी लगा, और शायद साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इसलिए भी ईजी लगा। तो एना फिजियो के अकॉर्डिंग सोशल साइको मुझे सही लगा। तो उस दिन तो मुझे 10 मिनट्स बच ही गए थे। हाँ, मेरा पेपर हो गया था, 10 मिनट्स मेरे पास बच गए थे, क्योंकि फिर ये था ना, मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया था कि कल एक पेपर में मैं जो गलती की वो आज रिपीट ना हो। तो मैंने मेन फोकस यही किया कि आज मेरा पेपर ना छूटे। तो मेरा सोशल साइको का पेपर अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था इवन। फिर आता है रिज़ल्ट। इवनिंग में मैं कॉलेज से घर आई अपने, और जस्ट कॉलेज से आए हुए मुझे 1 ही घंटे हुए थे, मेरी फ्रेंड का कॉल आया और उसने कहा रिज़ल्ट आ गया है। अब मेरा तो मूड ही नहीं हुआ कि मैं रिज़ल्ट चेक करूं, क्योंकि मेरा फिजियोलॉजी का पेपर अच्छा नहीं गया था। जैसे कि अभी मैंने आपसे भी शेयर किया कि फिजियोलॉजी मेरा अच्छा नहीं गया था। मैं उसमें दिन भर बस यही सोचती थी कि ठीक ठाक नंबर आ जाए। फिजियोलॉजी इवन मेरी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि उसमें मेरा पेपर ही छूट गया था। तो फिजियोलॉजी का मुझे बहुत टेंशन था, और इसलिए मुझे पूरा ऑल ओवर रिज़ल्ट में टेंशन लग रहा था कि हाँ। बट यही है कि कभी भी आप नेगेटिव मत सोचिए। आपका अगर एक पेपर ख़राब गया तो कोई बात नहीं, बट हाँ, मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो गलती मैंने की वो आप ना करें। फिर मेरा रिज़ल्ट आया, और मेरी फ्रेंड ने ही मेरा रोल नंबर और लेके सब कुछ रिज़ल्ट मेरा उसी ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया, और मेरे अच्छे नंबरों से इवन पूरे क्लास में मेरी फ़र्स्ट रैंक भी आई। और मैं बता नहीं सकती, मेरे लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था। सब क्लासमेट्स, सीनियर्स, टीचर्स सब मुझे कॉन्ग्रेट्स करने लगे। फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मेरा तो पेपर ही ख़राब गया है, मैं पास ही हो जाऊँ बहुत बड़ी बात है। बट मैं रैंक ले आई, तो फिर इसीलिए मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही बोला, अंत भला तो सब भला। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस बहुत ही लास्ट में बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि रैंक आ गई, नंबर कैसे भी आए, गलतियाँ जो भी हुई, बट हाँ यही है ना, रिज़ल्ट अच्छा आए तो सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। तो यही रहा मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हमारी बातें हो जाएंगी। और मैंने मोस्टली अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया, और डिटेल मैं फिर फर्दर वीडियो में बताऊंगी। कॉलेज में जाती हूँ तो मुझे डेली इतना टाइम नहीं मिलता, बट हाँ मैंने सोचा कि जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो न्यू एडमिशन लेंगे BSc नर्सिंग में, उनको कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो गलतियाँ हम करें वो किसी और से रिपीट ना हो, बस इस वीडियो का इतना ही मोटिव था। और बस ऐसे ही सबका प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं, बाय बाय।